नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऊपर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि बहुत बड़ा कारण बन जाता है इस दुनिया के इतने सारे लोगों का सड़क पर खड़े होने का। आप जैसे यहाँ पे लिखा देख रहे हैं कि फ्रांस के अंदर लोग एंटी नाटो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी फ्रेंच प्रोटेस्टर्स बार बार फ्रांस से कह रहे हैं कि आप लोग नाटो छोड़ के बाहर हो जाओ। ऐसी क्या नौबत आ गई कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना सबसे प्रभावी अलायंस कह सकते हैं आप जिसे, जिसकी वजह से आज तक अमेरिका की ताकत बची हुई है, जिसकी वजह से आज तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश टूटे नहीं जिस प्रकार से यूएसएसआर के टुकड़े हुए। ऐसी क्या नौबत आ गई कि फ्रांसीसी लोग इतनी बड़ी मात्रा में सड़क पर खड़े होकर के एंटी नाटो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं ये सही समझूं कि अगर नाटो रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन है तो क्या फ्रांसीसी लोग रूस के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं? अच्छा, बाय द वे आपको याद होगा कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच का जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, विवाद की जो जड़ है, वो जेलेंस्की का नाटो के प्रति झुकाव ही तो है। अगर आपको याद हो इस पूरे मसले की जड़ क्या है, आज जो यूक्रेन क्राइसिस आप देख रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी जड़ क्या है? इसकी जड़ ही ये है कि जेलेंस्की नाटो ज्वाइन करना चाहते थे, यूक्रेन को ज्वाइन कराना चाहते थे। जिन्हें नहीं पता नाटो क्या है तो मैं बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इस डर में कि कहीं वापस कोई ऐसा युद्ध ना पनप जाए तो अमेरिका ने अपनी जैसी विचारधारा के पूंजीवादी लोगों को एक साथ मिलाकर एक एग्रीमेंट किया जिसे आप नाटो के नाम से जानते हैं। 30 सदस्यीय संगठन है और ये लोग आपस में मिलकर के एक कॉमन सेना रखते हैं। सबने कस्में खा रखी हैं कि हम अपनी जीडीपी का 2% अपनी सेना पर खर्च करेंगे और जिसको जरूरत पड़ जाएगी एक साथ मिलकर के सब लोग टूट पड़ेंगे। चूंकि अमेरिका इसके अंदर मेन लीड नेता है, इस वजह से सब लोग अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। यूक्रेन भी ये चाहता था कि हमारे पास परमाणु बम तो नहीं है, कम से कम नाटो ज्वाइन कर लिया तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। नाटो तो यूक्रेन को मिला नहीं, लेकिन यूक्रेन का एक हिस्सा रूस के पास जरूर चला गया। फिलहाल की स्थिति में अगर हम बात करें तो रूस का जो गुस्सा यूक्रेन पर है वो केवल यूक्रेन पर भारी पड़ता तो शायद दिक्कत ना होती, ये भारी पड़ोसी दुनिया पर भी पड़ने लगा। कैसे? जरा नंबर्स देखिए। आप यहां पर एक नंबर देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,15,36,470 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हुई हैं 28 अक्टूबर से लेकर 24 अगस्त के बीच में। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब यूक्रेन का वॉर हुआ तो करोड़ों की संख्या में लोग यूक्रेन से निकलकर पड़ोसी क्षेत्रों में गए। फिर से मूल विवाद की जड़ क्या थी? जेलेंस्की का नाटो के प्रति चाह। क्या केवल इतनी सी बात पर फ्रांस में आर्ग्यूमेंट हो रहा है? जी नहीं। क्या फ्रांस यूक्रेन का पड़ोसी है? जी नहीं। तो फिर थोड़ा पेशेंस रखिए और आगे चलिए। आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर कुछ और नज़ारे दिखाई पड़ते हैं जो कि आपको ये याद दिलाते हैं कि इस युद्ध में केवल यूक्रेन ने ही सब कुछ नहीं खोया है, बहुत कुछ देशों ने बहुत कुछ खोया है। जैसे पूरी दुनिया की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वर्ल्ड की ग्रोथ, शायद आपको ये नंबर्स दिखाई ना पड़ रहे हों, थोड़ा प्रकाश कम आ रहा है, तो 1.5% के हिसाब से पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ कम हुई है। ओईसीडी नेशंस की 1.2% के हिसाब से कम हुई है। यूएस, चाइना, यूरो, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है। ये एक युद्ध का परिणाम है। जहां हम बात करें दुनिया के अंदर लोगों ने इस युद्ध के बाद अपनी तनख्वाहों में कितना % इंक्रीमेंट देखा, तो आप नेगेटिव में इंक्रीमेंट देखते हैं यूरोपियन नेशंस का। ग्रीस, स्पेन नेगेटिव में। वेज पेन जो है ना, यानी कि इनको मिलने वाली जो तनख्वाह है उसके अंदर नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। इसे क्या कहिएगा? जहां तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी वो नेगेटिव हो गई हैं, ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। तो क्या केवल यूक्रेन पर भारी पड़ा युद्ध? नहीं। बाय द वे, मैं एक बार नाटो आपको याद दिला देता हूं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 12 संस्थापक देशों ने वाशिंगटन के साथ इसकी स्थापना की थी। अब यह बढ़कर के 30 सदस्यों की हो चुकी है और यह सामूहिक रूप से एक साथ किसी दूसरे देश पर टूटने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। शुरुआत इसकी रशिया के विरोध में ही हुई थी, लेकिन अब चूंकि यूएसएसआर बचा नहीं, फिर भी यह एग्जिस्ट करता है, इसलिए लोग इस पर तरह प्रकार के सवाल करते हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रसेल्स बेल्जियम की जो राजधानी है वहां इसका मुख्यालय है।
30 सदस्य इसके अंदर हैं। पूरी फॉर्म इसके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। इनके पास कुल सेना 30 लाख से अधिक है एक संगठन की। ये ऐसा एक रक्षा सहयोग संगठन माना जा सकता है कि किसी पर भी आंच आ गई तो सब की सब 30 लाख सैनिक एक साथ उसके खिलाफ यानी आक्रांता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही यूक्रेन की चाहत थी अपने आप को इसमें डालने की। फिलहाल आपको कीव पर संकट जो उत्पन्न हुआ है वो तो मालूम होगा, लेकिन उसकी वजह से जो और संकट हुए उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या यूक्रेन सक्सेसफुल हुआ नाटो ज्वाइन करने में? आंसर है जी नहीं। क्या यूक्रेन को अपने पक्ष में नाटो आता हुआ दिखा? जी नहीं। उदाहरण के लिए जब जब कुछ हुआ है यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के अंदर, नाटो का रेस्पॉन्स बड़ा ही न्यूट्रल प्रकार का रहा है। कैसे? जरा न्यूज देखिए। सितंबर की न्यूज है, नाटो केवल रशिया के द्वारा किए गए हर कार्य को केवल और केवल कंडेम करता है। हमारे राजनाथ सिंह जी वाली कड़ी निंदा करते हैं, बस कड़ी निंदा करता है, अपने द्वारा कभी ये नहीं बोलता कि हम यूक्रेन के लिए खड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप फरवरी 24 में जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय भी यही न्यूज देख सकते हैं। नाटो के चीफ ने केवल और केवल कंडेम किया था, जिनका नाम है जेंस स्टोलबर्ग, और वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। आप फरवरी में भी यही देखते हैं तो आप 6 महीने बाद भी यही देखते हैं कि नाटो केवल कंडेम करता है। रिसेंटली आपको याद होगा कि आज ही के दिन हमने आपको पढ़ाया किस प्रकार से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रशिया ने 83 मिसाइल हमले किए हैं। उसके बावजूद 10 अक्टूबर के दिन भी नाटो केवल इसे हॉरिफिक कहते हुए कंडेम करता है कि हम इसकी भत्सरना करते हैं। तो फिर क्या फ्रांसीसी लोग इस बात से नाराज हैं कि आप केवल कंडेम ही करते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं? यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांसीसी लोग ये चाहते हो कि फ्रांस को अलग से निकाल करके युद्ध करने भेज दो? ये मोटिवेशन तो नहीं है कहीं कि फ्रांस के रेस्पॉन्सेस से दुखी होकर के, नाटो के रेस्पॉन्सेस से दुखी होकर के फ्रांसीसियों में यूक्रेन के प्रति आस्था जग गई हो और वो ये चाहते हो कि तुम नाटो का साथ छोड़ो और अकेले जाकर के स्वतंत्रता की, ना यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़िए। ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बात से दुनिया परेशान है कि नाटो जिसके लालच में जेलेंस्की पूरी तरह बर्बाद हो लिए, वो खुद जेलेंस्की इनसे एक बार ये कहे थे कि कम से कम रशिया को पनिशमेंट देने के नाम पर तुम 30 देश ये तो डिसाइड कर लो कि रशिया के जहाज़ों को हम अपने ऊपर से उड़कर नहीं जाने देंगे। नाटो ने इतना तक भी नहीं माना। इससे परेशान होकर जेलेंस्की एक बार तो ये तक बोले कि मैं अपनी नाटो में ज्वाइन करने की जो चाह है ना, वो भी छोड़ ही देता हूं क्योंकि आप लोग किसी काम के नहीं हैं। फिर अगेन आप पूछेंगे, लेकिन सर फिर क्यों चर्चा हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पूरी तरह से नाटो विरोधी हो रहे हैं, जबकि नाटो और अमेरिका पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी भी नए मेंबर को अपने साथ नहीं मिलाएंगे? फिर बात क्या है? इसके पीछे का बड़ा रीजन है। क्या बड़ा रीजन है? चलिए मैं बताता हूं। इन सुर्खियों के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है साथियों ये। क्या है ये? पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई 1-1 किलोमीटर लंबी कतारें और नोबेल पुरस्कार विजेता लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी सड़कों पर इकट्ठा होकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आइए और इन परिस्थितियों से निकलने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। आप पूछेंगे पेट्रोल पंप पर कतारें क्यों? फ्रांस के अंदर आधी से ज्यादा रिफाइनरीज ने काम करना बंद कर दिया है। क्यों? कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। सर तेल तो उनके पास क्या दिक्कत है? अमेरिका है तो सही। वो ये नहीं कहते कि तेल नहीं मिल रहा है, कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। वो ये कहते हैं हमने रिफाइनरी इसलिए बंद कर दी क्योंकि हमारे कार्मिक जो कर्मचारी हैं वो तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, इसलिए हमने रिफाइनरी बंद कर दी। वास्तविकता इससे उलट है। वास्तविकता यह है कि जो रिफाइनरी चलाने वाली कंपनी है उन्हें बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो तनख्वाह कहां से बढ़ाएंगे? 6-6 महीने हो चुके हैं, वो कंपनीज जितने में तेल मंगवाती हैं उतने में बेच भी नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति का कारण क्या है? बढ़ी हुई महंगाई। साथियों, जितने भी डेवलप्ड नेशन है, मैंने पहले भी कहा था, इनके यहां पर जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई का परसेंटेज बड़ा लिमिटेड प्रकार का होता है, 0 पॉइंट समथिंग टाइप से। अभी स्थिति क्या है? महंगाई 4%, 5% क्रॉस कर रही है। ऐसी स्थिति में यहां की रिफाइनरीज मार्जिन नहीं कमा पा रही हैं। वेजेस देना तो छोड़िए, उन्होंने काम करना ही सस्पेंड कर दिया है। काम करना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि तेल महंगा पड़ रहा है।
तेल महंगा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सैंक्शंस लगा रखे हैं। सैंक्शन लगा रखे हैं तो क्या केवल इनके पास एक ही ऑप्शन था? जी हां, मुझे भी यही लगता है। कारण क्योंकि रशिया के द्वारा गैस यूरोप के कम से कम यूरोप की 40% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति रूस किया करता था। ऐसी स्थिति में जो फिगर्स निकल कर आते हैं वो ये हैं कि यहाँ की जो गैस शॉर्टेज है वो बढ़ने वाली है। इंडिया में ही सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, तो सोचकर देखिए कि टेम्परेट रीजन में बसने वाले इन देशों का क्या हाल होगा। वहाँ सर्दियाँ कितनी ज़्यादा होंगी? क्या वहाँ का आम आदमी महंगी गैस खरीद कर अपने घर को गर्म रख पाएगा? आंसर है नहीं। यही कारण है कि ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने जबरदस्ती जो रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए वो नाटो के चलते लगाए, इसलिए सबसे पहले नाटो से बाहर निकलिए। नाटो से बाहर निकलिए, अपनी इंडिपेंडेंट नीति बनाइए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। कहीं इंडिया से तो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। कारण इंडिया ने खुले दिल से एक लाइन फिर से दोहराई है। भारत के एक मंत्री ने यह कहा है, हरदीप सिंह पुरी, अगर मैं सही हूं तो, कि भैया हमारी मर्जी, जहां से मन आएगा वहां से तेल खरीदेंगे। इंडिया बेधड़क होकर यह लाइन बोलता है, किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं है, सैंक्शन वेंशन कोई टेंशन नहीं है। क्या फ्रांस भी तो मोटिवेट नहीं हो गया है कि यार ये नाटो के चक्कर में ना हम तेल मंगा पा रहे हैं, ना हम गैस बना पा रहे हैं, हम केवल और केवल जबरदस्त खुददारी के चलते कि हमने सैंक्शन लगा दिया, इस जिंदगी को जीने के लिए हम खुद मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फ्रांस के चुनावों में मैक्रोन के खिलाफ खड़ी हुई जो महिला थी ले पेन, उन्होंने लोगों को उनके खिलाफ भड़का दिया है। याद होगा इनके चुनावों के बारे में मैंने आपको बताया था, मैरीन ले पेन। इन्होंने कहा है कि मैक्रोन की जो नीतियां हैं कि नाटो के हम ही बनेंगे चच्चा, ऐसी स्थिति में फ्रांस का बड़ा नुकसान हो रहा है। और जब नुकसान हो रहा है तो हम एंटी नाटो प्रोटेस्ट करते हैं, अर्थात नाटो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो क्या केवल फ्रांस को यह दिखाई दे रहा है या कोई और भी देश है? और भी हैं। कौन सा देश है? जर्मनी। जर्मनी के क्या हालात हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फ्रांस की एक बार महंगाई पर नजर डाल लीजिए, ताकि आपको यह पता चले कि महंगाई को लेकर के फ्रांस में क्या हालात हैं। एक बार के लिए मैं आपको जूम कर देता हूं, जरा इस फिगर को देखिए। 2015 में फ्रांस की महंगाई 0.09% के दर से बढ़ी थी। इस जीरो को आप ऊपर तक देख सकते हैं। 2018, 19, 20, 2022 आप जब पहुंचते हैं तो आपको महंगाई 4.08% के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई देती है। जिस देश ने कभी महंगाई बढ़ती हुई ही नहीं देखी, वहां पर 4 की महंगाई भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि रशिया की गैस के ऊपर लगभग 40% यूरोपियन देश पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। इनमें से कुछ देश जैसे फिनलैंड है, लातविया है, ये 90% के आसपास यहाँ की गैस पर डिपेंडेंट हैं। बुल्गारिया, जर्मनी, इटली, पोलैंड, फ्रांस 24% यहाँ की गैस पर डिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में ये फिगर अपने आप में समझाने के लिए पर्याप्त है कि रशिया की गैस जहां 40% नीडेड है, फ्रांसीसियों का बजट उसकी वजह से बिगड़ रहा है। इसी कारण से फोर्ब्स में खबर छपती है कि गैस का जो प्राइस बढ़ना है वो इस बार की सर्दी को यूरोप में बहुत मुसीबत में डाल देगा। और यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन ने इनडायरेक्टली अपना रुख नरम करना शुरू कर दिया है। जहां एक और पूरी दुनिया को लड़ने के हथियार ये लोग दिया करते थे, खबरें इस प्रकार से आती हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, यूनियन की कंट्रीज कहती हैं कि अब हम यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएंगे। कारण है कि हमारे पास खुद के पास हथियार कम हो रहे हैं। दुनिया भर में से देशों ने हथियार पकड़ाए थे, यूक्रेन मुफ्त में मांगने में कामयाब हो रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्डिक कंट्रीज, इन सब ने यूक्रेन को हथियार पकड़ाने का काम किया था, हथियारों की सप्लाई करने का काम किया। लेकिन उन हथियारों से युद्ध लंबा हो जाएगा, ये अब समझ आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास खुद के पास ही वेपन्स नहीं है, तुम्हें क्या देंगे। क्या ये चाहते हैं कि तुम जाओ यूक्रेन, अपनी जिंदगी खुद जियो, हमारे हालात क्यों खराब कर रहे हो। कुछ याद आ रहा है आपको? ये दो चेहरे, एक तरफ है लिज ट्रस, एक तरफ है ऋषि सुनक। कुछ याद आया? इनका भी किस्सा मैंने आपको सुनाया था। यही कारण था कि यहाँ पर झबरे बालों वाले बोरिस जॉनसन को पद छोड़ना पड़ा था। ऋषि सुनक के कारण बोरिस जॉनसन हटे और लिज ट्रस नई पीएम बनकर आई। महंगाई की समस्या इनके भी प्राण पिए हुए है, मैंने इसके ऊपर सेशन किया हुआ है। यही कारण है कि लिज ट्रस ने ऋषि सुनक के बहुत करीबी को अपने यहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर बनाया है
क्योंकि स्थितियां लगती नहीं है कि संभल पाएंगी। यूरोप बड़े दिनों से गुजर रहा है। साथियों, क्या केवल फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब है? जी नहीं, स्थिति जर्मनी की भी खराब है। जर्मनी में हजारों जर्मन्स सड़क पर खड़े होकर एनर्जी क्राइसिस से परेशान होकर नाटो के अगेंस्ट और रशिया पर लगे सैंक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे पसंद करते हैं कि रशिया से सैंक्शंस हटाइए, कम से कम हमारे यहां पर सस्ती गैस पहुंचाइए। आपको एक बात यहां पर बड़े अच्छे से समझनी होगी, और वो ये है कि हमारे देश में या फिर दुनिया के डेवलपिंग नेशंस में जब भी कभी प्रोटेस्ट होते हैं तो केवल सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। अपनी सरकार, अपोजिशन की सरकार या अपोजिशन के नेता एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसे ही चलते इमरान खान की सरकार गिर गई, श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा, बहुत से देशों के हालात खराब हो गए। लेकिन कम से कम ये इतने डेवलप तो हो चुके हैं कि इन्हें रूट कॉज पता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। इन्हें रूट कॉज ये पता है कि फ्रांस में इमानुएल मैक्रोन तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन इनका जो असल रीजन है वो नाटो के साथ इनका मोह है, जिसके चलते हमारी महंगाई बढ़ रही है। सेम इसी तरह से जर्मनी के अंदर रूट कॉज पता है लोगों को, यही कारण है कि विरोध हो रहा है। और इस विरोध को आप यहां पर बड़ी भीड़ के साथ देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जहां दुनिया में एक और ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हम ज्यादा स्ट्रांगली अब रशिया के खिलाफ काम करना चाहते हैं, वहीं वहां की जनता उनके पैर खींच रही है। हाल ही के समय पर जो नाटो की फोर्सेस हैं वो नंबर्स में तो प्रभावी दिख रही हैं, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि आप इनका इस्तेमाल कब करेंगे, क्योंकि यूक्रेन अपनी हालात से जूझ ही रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि नाटो की एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और वो ये है कि नाटो मेंबर नेशंस को अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा सेना पर खर्च करना होता है। बहुत सारे देश अब इस स्थिति में नहीं है कि अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा निकाल पाएं। एक बड़ा विरोध इस वजह से भी हो रहा है। खैर, जो भी हो, महंगाई अपनों को भी दुश्मन बना देती है, ये समझ में तो आ ही गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप पा सकते हैं 10% डिस्काउंट। वहीं एसएससी कैटेगरी में 20% डिस्काउंट्स के साथ आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की क्लासेस दी जा रही हैं। अनअकैडमी पर टॉप एडुकेटर्स आप लोगों के लिए लाइव और रिकॉर्डेड जो भी आपको जैसी भी क्लास चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। क्लास जब लाइव खत्म हो जाती है तो आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। बेहतरीन प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस आपको उपलब्ध हो रही हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। 2 मोड हैं हमारे पास, एक प्लस है, एक आइकॉनिक, जिसमें आपको मेंटरशिप के साथ कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।